हेलो गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में। प्राइस टू बुक वैल्यू है क्या, प्राइस टू बुक वैल्यू को यूज़ कैसे करना है, हम ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिक्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू है क्या। प्राइस टू बुक वैल्यू एक वैल्यूएशन पैरामीटर है, एक ऐसा रेशो है जिसे हम यूज़ करके ये जान सकते हैं कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। बेसिकली हम उस कंपनी के वैल्यूएशन पता कर सकते हैं। मैं इसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आपके पास 3 कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। कंपनी ए को मान लेते हैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंपनी बी को मान लेते हैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और कंपनी सी को मान लेते हैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। अगर हम प्योरली कंपेयर करें इन तीनों कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू को, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसके हिसाब से, तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है तो उसे हम अंडर वैल्यूड कंपनी बोलेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो उसे हम फेयरली वैल्यूड कहेंगे, और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 के अबव है, उससे ज़्यादा है 1 से, तो उसे हम ओवर वैल्यूड कंपनी कहेंगे। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब जो वैल्यू ऑफ 1 है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू को, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये आज उतना अच्छे से काम नहीं करता, और ये क्यों काम नहीं करता ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये रहा प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, ज़्यादा समझने को कुछ है भी नहीं। यहाँ पर जो CMP का मतलब है एक शेयर का मार्केट प्राइस, और BVPS जो आपको दिख रहा होगा वो है आपका बुक वैल्यू पर शेयर। अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आप बुक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। अब जो मेन है वो है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी बहुत ही सिंपल है। टोटल एसेट जो भी कंपनी के हैं उनमें हम टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारा बुक वैल्यू निकल जाएगा। तो एक सेकेंड के लिए हम टोटल एसेट को भी समझ लेते हैं। टोटल एसेट का मतलब है वो चीज़ें जो कंपनी यूज़ करती हैं अपनी डेली ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी है, जैसे IT कंपनी है, तो उसके लिए जो उसका ऑफिस स्पेस है, जो उसका ऑफिस है, वो एक एसेट हो सकता है। अगर एक स्टील कंपनी है तो जो स्टील प्लांट है वो एक एसेट हो सकता है। और वहीं जो टोटल लायबिलिटीज़ है, टोटल लायबिलिटीज़ भी समझ लेते हैं एक बार। जितना भी कर्जा कंपनी ने लिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म कर्जे को हम बोलेंगे जो 1 साल से कम है, तो वो हो जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ है वो हमारा लॉन्ग टर्म, जो 1 साल से ऊपर के कर्जे हैं वो हो जाएंगे। इनफैक्ट जो शेयर होल्डर की जो इक्विटी है वो भी कंपनी के नज़रिए से आप देखो तो एक लायबिलिटी ही है। तो आप बहुत सारी साइट में अगर जाओगे जैसे कि मनी कंट्रोल, तो वहाँ पर जो लायबिलिटी है उसी के ही अंदर आपको इक्विटी शेयर होल्डर भी दिखेगा, क्योंकि कंपनी के नज़रिए से जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो भी एक लायबिलिटी ही है। अब देखो ऐसा क्यों है। देखो ऐसा इसलिए है कि कल अगर कंपनी डूब जाती है, लिक्विडेट कर जाती है, तो उससे होगा ये कि जो कंपनी लायबल है अपने शेयर होल्डर को उनका पैसा चुकाने के लिए। इस वजह से जो शेयर होल्डिंग इक्विटी है वो भी एक तरह की लायबिलिटी है कंपनी के नज़रिए से। अब हम देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू को यूज़ कैसे करना है। कंपेयरिंग कंपनीज ऑफ सेम सेक्टर। तो जो मैंने कहा था PE रेशो के लिए, वो PB रेशो के लिए भी सही है कि अगर 2 कंपनी अलग अलग सेक्टर की हैं तो उनके जो सेल्स वो अलग होंगे, एक्सपेंसेस हैं वो भी अलग होंगे, इनकम है वो भी अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई IT कंपनी है तो उसके लिए जो ऑफिस स्पेस है, उसके रेंट भरना और एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वो सब उसके एक्सपेंस हो सकते हैं। पर अगर कोई सीमेंट कंपनी है तो उसके लिए जो मटेरियल कॉस्ट होगा वो होगा एक एक्सपेंस। और
जो सीमेंट का प्लांट होगा वो भी एक तरह का एक्सपेंस है। तो दो अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के जो बिज़नेस है वो काफ़ी अलग हो सकते हैं। यहाँ तक कि दो सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी अलग हो सकता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दो अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को कंपेयर करना, उनकी बुक वैल्यू को कंपेयर करना सही नहीं होगा। और यहाँ पे इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि जो अलग अलग सेक्टर हैं उनका प्राइस टू बुक वैल्यू भी क्या है। अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ वन है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से कम है तो उसे हम अंडर वैल्यूड स्टॉक कहेंगे। ऐसे स्टॉक जिनको लोगों ने इग्नोर कर दिया है, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। हो सकता है कि वो स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छे हों पर किसी को पता नहीं। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो भी स्टॉक्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, वो या तो बेकार के स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, या तो सेल्स नहीं है, या तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, वो है इंटरनेट। देखो आज से 20 या 30 साल पहले लोगों के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लोगों को पता नहीं था कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है। तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि कई कंपनियां जो बहुत अच्छी हैं वो छूट जाती थी, लोगों को पता नहीं चलता था। इस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से नीचे है तो वो चल जाता था। पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट है, लोगों के पास वेबसाइट्स हैं, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, स्क्रीनर हो गया और मॉर्निंग स्टार हो गया। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इन पे आपके हाथ में है सारी इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इस वजह से आज जो वैल्यू ऑफ वन है वो काम नहीं करता। तो इसके जगह पे क्या यूज़ करें? तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आज के जो कॉन्टेक्स्ट में हमें प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करना चाहिए सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू से। तो मैं फिर से वो चार्ट आपके सामने रखता हूँ। तो ये रहा, यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रहा होगा। और फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक के प्राइस टू बुक वैल्यू भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC हो गया जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.71 और L&T हो गया जिसका 2.72 है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस हो गया। अब फाइनेंस में आपके बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गए। फॉर एग्जांपल REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो कि एक तरह का फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। फिर आपका REITs हो गया, InvITs हो गए। और जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किसी तरह का प्रोडक्ट बनाती है। तो ऐसा कोई सा भी सेक्टर जहाँ पे बिजनेस को चलाने के लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, ढेर सारा कैपिटल चाहिए, सिर्फ बिजनेस को रन करने के लिए, उन सेक्टर में प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और इस तरह की कंपनी, ज़्यादातर जो कंपनी होती है जिनको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उनके पास ढेर सारा एसेट्स भी होता है। उनको बहुत सारा एसेट बिल्डअप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसको ट्रक्स चाहिए, उनको बुलडोज़र चाहिए, उनको ढेर सारे व्हीकल चाहिए, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। वहीं अगर कोई ऑयल या गैस की जो सप्लाई कंपनी है तो उनको पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। या कोई इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है तो उनको टावर लगाने पड़ेंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रिक के वायर बिछाने पड़ेंगे अंडरग्राउंड। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत सारे एसेट्स बनाने पड़ते हैं। इस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छे से काम करता है इन सब सेक्टर्स में। पर ये जो लिस्ट है वो डेफिनेटिव नहीं है, और भी सेक्टर्स हैं जो कैपिटल इंटेंसिव हो सकते हैं। सबसे पहले कंपनीज़ के फंडामेंटल्स आते हैं, फिर बाकी सब। तो सबसे पहले आप चेक करें कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है कि नहीं। जैसे कि उसकी इनकम देखें, उसके प्रॉफिट्स देखें, उसकी सेल्स देखें, फिर उसके बाद आप प्राइस टू बुक वैल्यू या P रेशो ये सब चेक करें। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच।